हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के हिंदी भाषा संप्रेक्षण के लेसन नंबर 1 के पार्ट 2 के बारे में। तो कल जो हमने वीडियो देखी थी वो पार्ट 1 थी और ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम पूरे लेसन को अब कंप्लीट करेंगे। जो भी बातें अब रह गई थी वो हम इसके अंदर संप्रेक्षण वाली कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 हम लोग पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है आपका, जिसमें आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अभी आपके एग्जाम के लिए जो टाइम है यानी कि 27 फरवरी आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं। तो कुछ टाइम के लिए आप वीडियोस को वॉच कीजिए और जैसे ही एग्जाम आने वाले होंगे तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। संप्रेक्षण का महत्व। तो देखिए, मानव जीवन संप्रेक्षण के बिना संभव नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि एक बंदे का जन्म हुआ और मरते दम तक भी मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है। कोई भी जानकारी एक जगह से सॉरी दूसरी जगह पर आदान प्रदान करता है। कभी किसी प्रकार का प्रश्न का उत्तर देता है, तो कभी किसी से प्रश्न पूछता है, या कोई भी सूचना दूसरों तक पहुंचाता है। तो ये कार्य संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। अब संप्रेषण मैंने आपको बताया था, इसको हम संचार और संवाद के नाम से भी जानते हैं। संप्रेषण के महत्व को समझने के लिए संप्रेषण के प्रयोजन को जानना आवश्यक है। अब इसका क्या प्रयोजन है वो देख लेते हैं हम जरा। एक सामाजिक प्राणी है और हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और इसलिए संप्रेषण मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो भैया जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब जरा इसके कौन कौन से पॉइंट है सर जी वो बता दीजिए। तो पहला, हमारा व्यक्तिगत जरूरत के लिए हमारे को संप्रेषण की आवश्यकता है। अब आप सोचेंगे सर व्यक्तिगत जरूरत मतलब कैसे? देखिए, हम सबकी कुछ व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं। दैनिक दिनचर्या के जो भी कार्य होंगे, खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि, ये हमारी बहुत सी जरूरतें होती हैं जो बिना संप्रेषण के पूरी नहीं होती। अगर आपको खाना पीना है, आप घर पे गए, मम्मा भूख लगी है, तो क्या हुआ कि आपने संप्रेषण किया मम्मी के साथ, तभी तो आपको खाना मिला, वरना आप मुंह फुलाकर बैठे रहिए, आपको शाम तक कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा हमारा आता है व्यक्तिगत संबंध। तो व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी संप्रेषण की जरूरत होती है। बिना बातचीत के हम व्यक्तिगत संबंध नहीं बना सकते। आप कहीं क्लास में जाइए, आप कहीं स्कूल में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो सामने वाला भी आपसे कुछ नहीं बोलेगा, और जब तक आप नहीं बोलेंगे, संप्रेषण नहीं करेंगे, तो आपके संबंध उससे नहीं बनेंगे। तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तिगत संबंध ही होते हैं, जो बातचीत के द्वारा ही पोषित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ सही और गलत की पहचान कराना, और बच्चों को अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, और ये सारे संबंध संप्रेषण से ही संचालित होते हैं कि बच्चा उस चीज से किस तरीके से जुड़ाव में है, कि बच्चा बदतमीज है या बच्चा बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है। तो ये व्यक्तिगत संबंध कब होते हैं? जब कोई उनके साथ में एक अच्छा संप्रेषण रखता है। आगे देखते हैं, सूचना। तो मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रहण करना होता है, इकट्ठा करना होता है। यह कार्य बाल अवस्था से यानी कि बचपन से ही बड़े होने तक जब तक चलता रहता है। जब बच्चा पहली बार पूछता है ये क्या है, ऐसा क्यों है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है, और इसको जो संप्रेषण से ही संभव है। उसके मन में जो क्यूरियोसिटी है, उसके मन में जो जिज्ञासा है, उसको भी अगर हम पहुंचाएंगे तो कैसे पहुंचाएंगे? सूचना के आधार पर। और सूचना हमारी क्या है? संप्रेषण के आधार से ही संपन्न हो पाएगी। आपस में बातचीत, जब वक्ता श्रोता तक अपने संदेश भेजता है तभी संप्रेषण संपन्न होता है। गप संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजक उदाहरण है। गप का मतलब कि भैया बातचीत करना, गॉसिप करना, एक दूसरे के विचार भावनाओं की दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, और हम सब संप्रेषण के बिना संभव ये सब चीजें नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं आग्रह। अब आग्रह का मतलब क्या है? देखिए भैया, आग्रह का मतलब होता है किसी चीज के लिए मतलब आपको बहुत ज्यादा वो कर देना, मोटिवेट कर देना। इस प्रकार का संप्रेषण विज्ञापनों को देखने को मिलता है। विज्ञापनों को इस प्रकार बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद आए, और विज्ञापन इस प्रकार ग्राहकों से आग्रह करे कि वो ग्राहक उस वस्तु को लेने का मन बना ले। जैसे कि मैंने कहा कि भैया लगी 5 करोड़ की शर्त, फेयर एंड लवली का एक ऐड आया, आपने देखा यामी गौतम बहुत सुंदर है, तो आपने क्या देखा, यामी गौतम की तरह हम भी हो जाएंगे। तो आपने क्या करा, इस आग्रह को मान लिया, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से संप्रेषण दिया कि हम लोग बहुत ही ज्यादा मजबूर हो गए, और हमने क्या खरीद ली? फेयर एंड लवली खरीद ली। या आपने सलमान खान का ऐड देखा, चलिए आज को तूफानी करते हैं, टेस्ट द थंडर, वो वहां से कूद गया, आपने देखा बढ़िया जी बढ़िया, ये कोल्ड ड्रिंक तो हमें जरूर पीनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि संप्रेषण के द्वारा उन्होंने आग्रह किया, विज्ञापन दिखाया, और हम उससे प्रभावित हुए और हमने वो चीज खरीद ली।
आगे हम बात करते हैं मनोरंजन की। तो देखो मनोरंजन का मतलब क्या है कि मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। आपने स्टैंड अप कॉमेडी देखी होगी, वो लोग क्या करते हैं, वो किस स्फूर्ति से और किस उत्साह से किसी भी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, बहुत मजेदार तरीके से उस बात को सुनते हैं। तो ये भी क्या है, संप्रेषण है। यानी कि ये एक किस कारण से संभव है, संप्रेषण की वजह से ही। जीवन में स्फूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। जब एक डर्रे पर जीवन चलता है तो नीरसता आ जाती है, यानी कि उदासपन आ जाता है। उस नीरसता को दूर करने के लिए मनोरंजन भी जरूरी है। मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना भी सुगम और सरल है, और इस कारण से भी संप्रेषण जरूरी है कि भैया अगर लाइफ में मनोरंजन चाहिए तो आपको संप्रेषण का यूज करना ही पड़ेगा, संवाद कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। अब संप्रेषण की प्रक्रिया को जानने के लिए 5 बातों का होना आवश्यक है। पहला वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, माध्यम संदेश भेजने वाले, संदेश भेजने का माध्यम, ये ऑनलाइन भेजा है आपने, व्हाट्सएप से भेजा है, मेल लिखकर भेजा है, लेटर लिखकर भेजा है, ऐसे संदेश जो सूचना श्रोता को देनी है, आपने उसमें क्या लिखा है, और रुचि, वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि है या नहीं है। अगर भैया आप 18 साल के और आप किसी 5 साल के बच्चे से आप उसको कोई एक बहुत हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, और एक आप अपने हम उम्र के व्यक्ति को सुना रहे हैं, तो ये ज्यादा इंटरेस्टेड होगा उस चीज के अंदर। 5 साल के बच्चे को क्या पता भैया क्या हॉरर स्टोरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है श्रोता की, सुनने वाला, क्योंकि आजकल कहां कोई किसी की सुनता है। हम तो भैया जो है ये भी देखते हैं कि बच्चे जो अपने घर में ही नहीं सुनते किसी की। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, श्रोता की होती है। और श्रोता के बाद माध्यम की, जिसके जरिए संदेश को श्रोता तक पहुंचाया जा रहा है। देखो कभी कभार ऐसा भी होता है कि भैया हमारे पास में जो जानकारी हम श्रोता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर माध्यम हमारे पास सही नहीं होगा तो श्रोता तक वो जानकारी नहीं पहुंचेगी। जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक मित्र है, उसने अपने मोबाइल से संदेश भेजा कि रमेश भाई कल तुम्हारी जो है उपस्थिति ऑफिस में बहुत जरूरी है, आपको वहां पर आना बहुत जरूरी है, तुम समय से आ जाना। और ऐसे में अगर आपका मित्र जो वो इनबॉक्स को ही देखे 2 महीनों बाद, तो क्या होगा, संदेश भेजना ही व्यर्थ हो गया उसका। तो क्योंकि जिस माध्यम का चुनाव उसने किया उसके माध्यम से उसका संदेश वहां तक पहुंचा ही नहीं। और वक्ता और श्रोता दोनों में संदेश के आदान प्रदान की सक्रिय सहभागिता जरूरी है। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, तो वहां पर जो है भैया जो श्रोता है सुनने के साथ साथ समझता भी है, अगर वो नहीं समझेगा तो ये बात मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। वक्ता का संदेश श्रोता तक वैसे ही पहुंचेगा जैसे वक्ता कहना चाहता है, तभी संप्रेषण सफल होगा। अब संप्रेषण की ये सफलता जो है पूरी तरह माध्यम पर निर्भर करती है कि कैसा माध्यम आप चुन रहे हैं। आप उसको ऑडियो कॉल कर रहे हैं, आप उसको वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप उसको व्हाट्सएप कर रहे हैं, आपने उसको लेटर लिखकर भेजा या आपने उसको टेक्स्ट मैसेज किया। आपको ये भी तो जानना है कि सामने वाला व्यक्ति जो है अगर टेक्स्ट मैसेज किया तो वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सफल संप्रेषण के लिए वक्ता और श्रोता की भाषा एक होनी चाहिए। अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूं तो आपको भी इंग्लिश में बात करनी होगी, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं भैया, मैं आपसे तमिल में बात कर रहा हूं इल्ले, और आप यहां पर हिंदी में बोल रहे हो, तो क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाषा एक होनी चाहिए। इसके अलावा सफल संप्रेषण में भाषाई दक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। वक्ता को काल, परिवेश और परिस्थिति के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विचारों को क्रम से लगाना आना चाहिए, उचित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, बालाघात यानी कि उचित लहजा यूज होना चाहिए, उसके अंदर आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब किसी की बात सुन रहे होते हैं तो 2 तरह से संदेश को ग्रहण करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष तौर पर हम सुनते और देखते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष तौर पर जब सामने वाला हमें संदेश भेज रहा होता है, जैसे बोलने वाले का लहजा, उसके शब्द, उसके चेहरे का भाव, ये सब भी जरूरी है। अब सूचना को ग्रहण करने के बाद श्रोता जो है वो अप्रत्यक्ष संदेश के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी के घर गए तो मेजबान बिना आपकी तरफ देखे, बिना मुस्कुराए, भावहीन चेहरा लेकर यदि आपसे भोजन करने को कहता है, तो आप समझ जाएंगे कि मेजबान भोजन कराना नहीं चाहता, औपचारिकता पूछ रहा है, भाई खाना खाना है क्या, ऐसे नहीं, बल्कि हम पूछते ना, अरे भाई साहब खाना खा कर जाना, बिल्कुल बैठिए आप तो, अरे बहुत दिन बाद आए हैं, तो आपको फील होता है कि सामने वाला सच में इंटरेस्टेड है। तो वक्ता को अविशिष्ट परिणाम के लिए शब्द, वाक्य, हाव भाव का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और इसका नियंत्रण रखना आना चाहिए। आगे चलते हैं। इस तरह से मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए व्यक्ति को संप्रेषण को समझते हुए उसका प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरे शब्द में कहें तो सफल जीवन का आधार ही संप्रेषण है। एक अच्छा जीवन संप्रेषण से ही आधारित होगा। आपको कम्युनिकेट करना आता है तो लोग आपकी सुनेंगे। जैसे हम बात करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं मित्रों, तो लोग बड़े प्यार से और बड़े चाव से उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि उनको संप्रेषण करने का तरीका आता है। आप जरूरत पूरी कर सकते हैं, और अगर हम बात करें कि इंसान की सुंदरता उसकी बातों से झलकती है। पैसे से हम अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन बातों से प्रेम, सम्मान, यश और कीर्ति कमा सकते हैं। तो दिव्य कीर्ति सर के बारे में आपने सुना ही होगा कि यानी कि वो सिर्फ अपनी मीठी वाणी की वजह से इतने मशहूर हैं कि आज जो है जितने भी बड़े बड़े यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर एसएससी एस्पिरेंट जो है वो उनको बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। वक्ता की वाणी में वह जादू होता है जो चाहे वो महाभारत करा दे और चाहे वो फिर किसी क्रोध को पानी पानी कर दे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि महाभारत
देखो महाभारत क्यों हुआ था, फिर भी अधिकांश लोग महाभारत के होने के कारण के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दुर्योधन ने जो बाल्यावस्था से क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ जो था, उसने अपने क्रोध रूपी ज्वाला से द्रौपदी के संवाद में घी का काम कर दिया। यानी कि उसने क्या करा, अपने ही क्रोध से जो उसने संवाद किए, इस वजह से ही ये सब चीजें हुआ। और इसीलिए जब कबीर जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि भाई कि हाँ मन से उसमें जुड़ाव हो और औरों को भी उससे चीजें जो है बिल्कुल सही से सुनने और समझ में आ जाए। अब देखो इसमें कुछ चीजें बताई गई है कि समग्र सफल प्रभावी संप्रेषण के लिए विद्वानों ने बताया कि 7 सी जरूरी है, 7 सी। अब ये 7 सी क्या है, 7 सी का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, क्लैरिटी और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, चैनल एंड कैपेबिलिटी एंड ऑडियंस। यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात करें तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, विश्वास, संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट, और कंटेंट यानी कि आपका विषय वस्तु, और क्लियरिटी का मतलब स्पष्टता। तो ये सब चीजें इसके अंदर होना जरूरी है। अब बस इसका लास्ट टॉपिक है आपका और चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। एक नवजात शिशु जन्म लेने के बाद जब पहली बार होता है तो उसका रोना ही उसके परिवार के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। वो पहले ये तो नहीं बोलता हेलो हाय हाउ आर यू मैं आ गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो पहले रोता है और उसके बाद में परिवार वाले उस आवाज को सुनते हैं और बड़े खुश होते हैं। उसके बाद प्रत्येक क्षण यह संप्रेषण की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है। संप्रेषण की प्रक्रिया सबसे पहले ध्वनि से, फिर शब्दों से और फिर वाक्यों के जरिए संवेदनाओं आदि के माध्यम से होती रहती है। इस तरह हम संप्रेषण में अपनी सभी ज्ञानेंद्रियां अर्थात कान, हाथ, नाक, मुंह और अपने शरीर के समस्त अंगों का प्रयोग करते हैं। अब संप्रेषण को हम यदि संपर्क के लिए एक तरह से संवाद यानी कि एक दूसरे का अपनी बात पर पहुंचाने का प्रयास करें तो ये गलत नहीं होगा। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया है कि कैसे हमें आपको अपनी बातें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी है। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है और कितने प्रभाव से कहता है। संप्रेषण के अध्ययन के लिए तत्व बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं किसकी, जो अब इसके अंदर आपको इसके विवरण दिए गए। देखो सबसे पहला तत्वों के विवरण। वक्ता या श्रोता, किसी भी संदेश का जन्म किसी ना किसी स्रोत से होता है। स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है। मौखिक संप्रेषण में इसी स्रोत को वक्ता, लिखित संप्रेषण में इसी स्रोत को लेखन कहते हैं और यह स्रोत वक्ता अपने विचारों को संप्रेरित करने का कार्य करता है। अब वो क्या करेगा, वक्ता और श्रोता का मतलब क्या है, यहाँ पर बोलने वाला और सुनने वाला, ठीक है, वो अपने विचारों को कैसे वहां तक पहुंचाएगा। अब दूसरा देखो क्या है, वाक क्षमता यानी कि जो वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल है, आपकी जो बोलने की कला है, बोलने की कला जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि वक्ता के अंदर अपने विचारों और भावनाओं को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की कला को वाक क्षमता यानी कि बोलने की कला कहते हैं। अब वक्ता के अंदर जो वक्र क्षमता होनी चाहिए, तभी श्रोता अपने संदेश को समझ पाएगा। आपके अंदर अगर कोई थोड़ी सी भी कैपेसिटी है कि आप अपने शब्दों को सामने वाले तक पहुंचा सकते हो, तो ही आप पहुंचा पाएंगे, यानी कि तो ही आप संप्रेषण कर पाएंगे, वरना नहीं। जैसे कि अभी क्या हुआ कि आपने कोई बात की घर पर, तो आपने, घर वालों ने आपकी बात नहीं मानी, पर आपने वो बात किसी और से कहलवाई, पर उसकी बात घर वालों ने मान ली। क्यों? क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो अपने अभी वाणी को अभिव्यक्त करने का उस कौशल उसको हासिल है। अब उसके बाद आता पॉइंट आपका संदेश। अब संदेश क्या है, संदेश हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। आपने आधी अधूरी बात बताई, आपने कहा मम्मी ऐसे हम पिकनिक जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बात है। अब मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने पढ़ा आपका एनओसी, उसमें लिखा हुआ है कि अगर इस दौरान बच्चे की दुर्घटना हो जाती है तो स्कूल जिम्मेदार नहीं है। अब माँ बाप क्या कहेंगे, भैया तू नहीं जाएगा। अब वहीं तुम्हारा दोस्त आया, आंटी मैं जा रहा हूं ना साथ में, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, और ये तो सब कुछ नहीं होता, और आंटी ने मान लिया। यानी कि संदेश अर्थपूर्ण तरीके से उसने समझाया। यह संदेश या सूचना मौखिक, लिखित, आंखिक, सांकेतिक भी हो सकता है। भाषा में तो शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अब देखते हैं यहां पर आगे, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ जाओ, ये एक शब्द है परंतु बोलने के ढंग में इसका अर्थ बदल जाता है। ये एक आदेश, अनुमति के लिए भी होता है, नहीं कि कोई प्यार से पूछ रहा है मैं जाऊं क्या, हाँ हाँ जाओ। और एक ऐसा भी होता है, अरे जा निकल, काम कर अपना, जाओ। तो ये क्या हुआ, हड़बड़ी में किसी भी बोधक को हो सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वक्ता को अपनी भाषा वाणी में तालमेल रखने की कला आनी चाहिए, तभी सही ढंग से वह संदेश प्रेषित होगा। उसके बाद आता है माध्यम। अब माध्यम का मतलब क्या है कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को संप्रेषित करने का माध्यम एक महत्वपूर्ण है। यानी कि आप सामने से बोल रहे हैं, लिखकर बोल रहे हैं, रेडियो से, टेलीविजन से, इंटरनेट से, तो किसके माध्यम से आप जो है वो बात पहुंचा रहे हैं। लिखित संप्रेषण में लिपि माध्यम होती है और विज्ञान का युग है, तो इस वैज्ञानिक युग के अंदर वक्ता के पास माध्यमों की कमी नहीं है। वो अपनी बात रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट किसी के भी द्वारा पहुंचा सकते हैं।
प्राप्तकर्ता जो संदेश को ग्रहण करता है उसे श्रोता का प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता प्राप्तकर्ता होता है और लिखित संप्रेषण में पाठक, यानी कि कुछ लिखा और उसने वो पढ़ लिया। ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता को यह ध्यान आवश्यक रखना चाहिए कि वह संदेश किसको प्राप्त कराना चाहता है, संदेश किसके लिए है और उसी को संप्रेषित करना चाहिए। जैसे चार बंदे बैठे और आप किसी को मुंह बनाकर आप कोई बातें बोले जा रहे हो, तो क्या होता है, आप बोलना किसी और को चाहते हो, दूसरा अपने आप समझ लेगा हाँ मेरे लिए बोला जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राप्तकर्ता को भी उस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो वक्ता है वो उसी को बोल रहा है या किसी और को बोल रहा है। फिर आता है संदेश प्राप्ति। अब संदेश प्राप्ति में क्या होता है, संदेश प्राप्ति को अंग्रेजी में डिकोडिंग बोलते हैं। जब कोई भी श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को कैसे ग्रहण करता है, जैसे वक्ता चाहता है कि वह सर्वोत्तम स्थिति होती है, जैसे मैंने बोला हाँ जा चल निकल। एक तो होता है कि भाई ये दोस्त है, तो क्या कहता है कोई नहीं दोस्त है। एक अगर किसी ने बोल दिया तो वो आपको बुरा भी लग जाएगा। जैसे कि इसमें पता है क्या होता है कि कभी कभी उदाहरण के लिए जब दो लोग फोन पर बात करते हैं तो यह स्थिति उत्पन्न होती है कि वो श्रोता भी बन जाता है और वक्ता भी बन जाता है। फिर उसके बाद में आती है आपकी अनुक्रिया और प्रतिक्रिया। वक्ता और श्रोता संवाद के जरिए अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी करता है और उसके द्वारा क्या होता है फिर फीडबैक, यानी कि उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया हुई। जैसे मैंने उसको गाली दी तो उसने मुझे क्या बोला, मैंने उसको बोला गाली देकर, उसने बोला आई लव यू टू। तो ये क्या है, उसका फीडबैक है कि उसने उसको पॉजिटिव लिया और उसने मेरे को इस तरीके रिस्पॉन्स दिया। आमने सामने के संप्रेषण में ये प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। जैसे विद्यालय के कक्षा में अध्यापक और छात्रों के बीच में एक प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। प्रतिक्रिया शाब्दिक, अशाब्दिक, मौखिक और सांकेतिक, सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकती है। टीचर ने पूछा आपने ये लेसन याद किया, आपने एकदम ही रोक के बोला सर जी नहीं। काम करके लाए हो, सर जी कॉपी टेबल पर रह गई। तो सर जी भी स्कूल पढ़े हैं, सर जी थप्पड़ लगाते हैं कैसे, हम भी बचपन में बहाने लगाते थे कि टेबल पर रह गई। ठीक है। तो आगे आपका क्या है, संदर्भ। अब उसके बाद में आपका ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे संदर्भ का मतलब क्या है कि प्रत्येक सूचना या संदेश संदर्भ अवश्य होता है, यानी कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप अकेले हैं और आपको चोट लग गई है तो आपके मुंह से अभद्र शब्द भी निकल सकते हैं, इसकी ऐसी की तैसी। ये क्या हो गया, आप गाली भी दे सकते हो क्योंकि आप अकेले हो, पर आप किसी के सामने तो आप मन मन में बोलो, मतलब आप कुछ ना कुछ तो गुनगुनाएंगे। ठीक वैसे एक संदेश को मित्र से बात करते समय, पिता से बात करते समय और पड़ोसी से बात करते समय अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण। जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण को हम अनेकों तरीके से जानते हैं। परिप्रेक्ष्य का मतलब दृष्टिकोण, उपागम का मतलब दृष्टिकोण, नजरिए का मतलब दृष्टिकोण, सब कुछ सेम होता है। वक्ता और श्रोता जीवन को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इस बात का प्रभाव इन दोनों की समझ पर पड़ता है और यह समझ का प्रभाव संप्रेषण की प्रक्रिया का सफल और असफल बनाती है। वक्ता और श्रोता का जीवन मूल्य। वक्ता और श्रोता के जीवन मूल्य अर्थात उनके जीवन में नैतिकता का क्या स्थान है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नैतिकता ही हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये आपका अध्याय खत्म हो जाता है और आई होप आपको पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 जो है वो आपको समझ आया होगा और ये आपका पार्ट 2 है जिससे कि आपका यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 का आपका अध्याय नंबर 1 संप्रेक्षण बिल्कुल खत्म हो चुका है यहाँ पर। और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।